RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 का विद्युत रसायन तीसरा अध्याय हमारा चला हुआ है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको चालकता के निर्धारण के बारे में कुछ जानकारी दी थी और एक क्वेश्चन भी दिया था, अगर आपके याद हो तो। हमारा क्वेश्चन क्या था वो मैं एक बार बाद में याद दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को याद हो, रासायनिक तुल्यता नियम क्या होता है। रासायनिक तुल्यता नियम ये हमने आपको पिछली वीडियोस में प्रस्तुत किया है और वैसे कक्षा 11 में भी आता है। अगर आपको ये याद हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसका कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज अब मैं आपको बता ही रहा हूं। जब भी पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं तो उनके ग्राम तुल्यांक सदैव समान होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, तो जब भी ये आपस में क्रिया करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनके ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान होती है और ग्राम तुल्यांक का सूत्र होता है W/E, यानी दी गई मात्रा में पदार्थ के तुल्यांकी भारों की संख्या। इसी के आधार पर फैराडे ने अपने नियम भी दिए थे। यदि हम दो पदार्थों को ले लें तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2, यानी W अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, E भी हो जाएगा इसी के रेस्पेक्ट में। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1/E1 इक्वल टू W2/E2, यानी पदार्थ जब भी पारस्परिक क्रिया करते हैं तो उनके W/E ग्राम तुल्यांक सदैव समान संख्या में निर्भर करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे उसकी संयोजकता, एन फैक्टर के बराबर आता है। जैसे कि अगर हम Na पॉजिटिव की बात करें तो Na का परमाणु भार होता है 23, उसको 1 से भाग देंगे तो उसका तुल्यांकी भार भी 23 ही आएगा। लेकिन अगर हम कैल्शियम 2 पॉजिटिव को देखें तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, संयोजकता हो गई 2, तो 2 से जैसे उसको भाग देंगे तो तुल्यांकी भार आ जाएगा उसका 20 ग्राम के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंट करें। तो जब भी ये दोनों पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करें, वैसे दोनों धातुएं हैं, क्रिया नहीं करेंगे, आपस में इंटरमिक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर ये क्रिया करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चल रहे हैं, ये क्रिया करेंगे तो इसका 23 ग्राम इसके 20 ग्राम को पूर्ण रूपेण उदासीन करेगा, पूर्ण रूपेण इसके साथ क्रिया करेगा, भले ही इसका परमाणु भार 23 और इसका परमाणु भार 40 हो, वो परमाणु भारों के रूप में क्रिया नहीं करेगा, ग्राम तुल्यांक के रूप में क्रिया करता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि जो तुल्यांक की चालकता होती है और जो मोलर चालकता होती है, उन दोनों चालकताओं में से कौन सी चालकता अधिक उत्तम मानी जाती है चालकता के निर्धारण में, चालकता के मापन में। तो यहां पर भी देखिए दोनों में एक बात आपको सूत्र याद अगर हो तो यहां पर लैम्डा E का मान 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी था, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू होती है W/E इंटू V के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका अपॉन में मोलरिटी आ जाता है और मोलरिटी इक्वल टू होता है W/M इंटू V। जो मैंने अभी तक इतना लंबा स्पीच दिया, इतना बड़ा भाषण दिया है, उसके आधार पर आप क्लियर समझ भी गए होंगे कि इन दोनों चालकताओं में से कौन सी चालकता अधिक अच्छी होती है और क्यों। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर तुल्यांक की चालकता मोलर चालकता की तुलना में अधिक अच्छी चालकता निर्धारित की जाती है, अच्छी प्रकार से निर्धारण किया जा सकता है किसी भी पदार्थ की, यानी जिस पदार्थ की तुल्यांक की चालकता अधिक है वही पदार्थ उत्तम चालक माना जाता है, उत्तम विद्युत अपघट्य भी माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए चालकता में आयन की अगर बात करें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन होगा उतना ही उसकी जो चालकता होगी, अधिक आवेश होने के कारण उसकी चालकता अधिक हो सकती है, अधिक आवेश के कारण Q इक्वल टू IT, धारा भी उतनी अधिक प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित करने का गुण ही चालकता कहलाता है।
लेकिन अगर हम एकांक रूप में लेकर चलें, प्रति आवेश के रूप में लेकर चलें, तो प्रति आवेश यहाँ पर इसका एक आवेश है, इसका दो, तो उन आवेश के आधार पर वो आधी हो जाएगी। अगर किसी पर 3 प्लस का आवेश है, माइनस का भी उतना ही रहेगा, तो उस आधार पर संयोजकता के द्वारा वो कुल चालकता विभाजित की जाएगी n फैक्टर के रेस्पेक्ट में। जैसे कि अभी आपको बताया था कि हम तुल्यांकी भार अनुभार को n फैक्टर से भाग देकर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। अब अगला टॉपिक अगर हम लेकर चलें तो ये नया क्वेश्चन हो सकता है। चलिए पिछली वीडियो से संबंधित ही एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, याद आ गया मेरे अचानक। जब भी हम चालकता सेल लेते हैं, चालकता सेल में पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक अज्ञात प्रतिरोध लेकर चलते हैं और एक ज्ञात प्रतिरोध लेकर चलते हैं, और उसके साथ जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धारा जनरली प्रयोग में हम लेबोरेटरी में जब प्रयोग करते हैं, कक्षा 12 लेवल पर, कक्षा 12 के स्तर पर अगर लेकर चलते हैं तो वहां पर हम डीसी का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ चालकता निर्धारण में हम डीसी का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम प्रयोग करते हैं एसी का, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का। ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, क्या कारण है कि हम चालकता मापन में दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, दिष्ट धारा प्रयोग करने पर चालकता सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन हो जाता है, यानी उसमें से आयनों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी, और जब आयनों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी तो उसकी चालकता में जरूर परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि दिष्ट धारा का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि दिष्ट धारा विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन कर देती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसा नहीं करती। इसीलिए चालकता मापन में सदैव प्रत्यावर्ती धारा का ही प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पर चलिए कंप्लीट हो गया, जो पिछली वीडियो में हमारा रह गया था। इसीलिए कहता हूं कि लगातार जितनी भी वीडियो हम चैप्टर वाइज क्रमानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं वो आप लगातार देखिए, हर एक वीडियो को देखेंगे तो ही पता चलेगा। हो सकता है जैसे आज हुआ कि पिछली वीडियो में हमने ये छोड़ दिया था, आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक को प्रस्तुत कर दिया, तो ऐसे ही और भी अन्य टॉपिक हो सकते हैं। वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोई भी टॉपिक न छोड़े, लगभग हर एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। लेकिन है तो हम इंसान ही, रजनीकांत नहीं रविकांत हैं, क्योंकि रजनीकांत तो क्या था, रोबोट में कंप्लीटली बुक्स को एक बार ऐसे देखता था, कंप्लीट याद हो जाती थी। तो हमारे भी अधिकतर याद है, ज्यादा कंप्लीट नहीं है लेकिन अधिकतर याद है। उसके आधार पर फिर भी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है, इंसानों से गलती होती ही है, आपका मुझे नहीं मालूम। चलिए अब अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि हमारी जो विशिष्ट चालकता होती है यानी कापा, एक हमारी तुल्यांकी चालकता होती है लैम्डा ई, और एक हमारी मूलर चालकता होती है लैम्डा एम। इन तीनों पर सांद्रता या फिर जो आपका आयतन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो विलियन वाले चैप्टर से आपको याद होगा, जो हमारी सांद्रता होती है वो सदैव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाय बनाई, चाय में चीनी ज्यादा हो गई, मीठी ज्यादा हो गई, वो सांद्रता ज्यादा हो गई, तो उसमें से चीनी तो निकालेंगे नहीं बल्कि उसका आयतन बढ़ा देते हैं पानी मिलाकर। तो पानी मिलाना यानी आयतन को बढ़ा दिया जाए। तो या तो हम सांद्रता को बढ़ा लें तो आयतन कम मान लिया जाता है, अगर हम आयतन को बढ़ा लें तो सांद्रता को कम मान लिया जाता है। इस प्रकार से इन तीनों पर सांद्रता या आयतन का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? पहले आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को केवल थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से बताएंगे कि ये किस प्रकार से होती है, इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको चित्र के द्वारा भी यानी प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है इन प्रभावों को, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं एक बार इनकी परिभाषा आपको याद दिला दूं। कापा विशिष्ट चालकता, किसी भी पदार्थ की विद्युत अपघट्य के रूप में हम लेकर चलेंगे, विद्युत अपघट्य की चालकता उसके एकांक अक्षेत्रफल और एकांक लंबाई में उपस्थित आयनों की संख्या
पर निर्भर करती है विशिष्ट चालकता। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड रख दिए गए, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, तो इन दोनों के बीच में इतना एरिया आता है, टोटल आयतन जो आया वो इतना क्षेत्रफल हुआ। अब यदि हमारे आयन छोटे हैं तो उनकी संख्या इतने एरिया में बहुत ज्यादा होगी। अगर आयन बड़े हैं, जैसे यहाँ पर ये छोटे आयन हमने लिख दिए, लेकिन अगर आयन बड़े ले दिए जाएं तो बड़े आयनों की संख्या हमारी कम होगी। तो एक तो इनकी संख्या पर निर्भर किया, आवेश जितना ज्यादा होगा आयन उतना ही छोटा होता है। तो आवेश और आयन के आकार पर भी हम विशिष्ट चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि सांद्रता और आयतन है, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे केवल छोटे ही आयन उपस्थित हैं, सपोज कर रहे हैं छोटे आयन, बात बड़े में भी वही आएगी। तो जब छोटे आयन हम लेकर चल रहे हैं तो सांद्रता बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयन प्रति यूनिट वॉल्यूम, यानी ये क्षेत्रफल और गुना ये लंबाई, क्षेत्रफल गुना लंबाई इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम यानी आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ जाती है, आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी सांद्रता बढ़ने पर, जिस कारण विशिष्ट चालकता कापा का मान भी बढ़ जाता है। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी भी विद्युत अपघट्य की चालक की जो होता है विद्युत अपघट्य रूप में, ठोस चालक नहीं लेंगे, विलयन के रूप में हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, आयनिक पदार्थ की या फिर विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी विद्युत अपघट्य की चालकता, विशिष्ट चालकता सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर प्रति यूनिट प्रति आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इसी कारण विशिष्ट चालकता का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर लैम्डा ई और लैम्डा एम की अगर हम बात करें तो लैम्डा ई का मान आपका था 1000 इंटू कापा अपॉन मोलरता या नॉर्मलता, यहाँ पर नॉर्मलता आती है। अब नॉर्मलता क्या होती है, सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि होती है। अगर सांद्रता बढ़ जाए तो फिर हमारी जो तुल्यांक की चालकता है उसकी मान घट जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता का मान घट जाएगा, जबकि आयतन बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम मोलर चालकता को लेकर चलें तो वो भी 1000 इंटू कापा अपॉन मोलरिटी होती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान भी घट जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। अब यदि आपको आंसर लिखना पड़ जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, ये तो समझा ही दिया, वही बात अब हमें अपने शब्दों में लिखनी है। किताबी भाषा में हमें शब्दों का चयन ग्रामर के अनुसार यानी ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, लेकिन जब हम समझते हैं किसी भी चीज को तो वो हम अपने शब्दों में उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की खोज याद करनी है कि उस इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो उसको याद करने के लिए, उसको याद करने के लिए हम उसे किसी भी अपने दोस्त के जन्म तिथि से या अपनी जन्म तिथि से या किसी अन्य की जन्म तिथि से जोड़कर उसको याद कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन 1897 में खोज हुई थी, कोई दोस्त आपका 1997 में जन्म लेता है, तो आप उसका नाम टॉमसन रख दीजिए, क्योंकि टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप अपने उस दोस्त का नाम टॉमसन रख दीजिए कि वो टॉमसन है, तो 1997 यानी 97 याद हो जाएगा। अब ये तो है नहीं कि आपके दोस्त के समय में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, वो पहले हुई होगी, इसलिए 19 और 18 को आसानी से याद किया जा सकता है। लेकिन किताबी भाषा में आप ये नहीं लिखोगे कि आपके उस दोस्त ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वहां पर तो टॉमसन का ही जिक्र करना पड़ेगा। तो वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूं, हमने याद कर लिया कि किसी भी पदार्थ की, आयनिक पदार्थ की तुल्यांक की चालकता उसकी सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस कारण आयतन बढ़ाने पर, ध्यान करना शब्दों का चयन, आयतन बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ जाता है, जबकि सांद्रता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता का मान घट जाता है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस बात का विशेष ध्यान रख के उत्तर दें कि वो आपसे सांद्रता के बारे में पूछ रहा है या फिर आयतन के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में भी दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना। विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, विशिष्ट चालकता पर आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर हो जाएगा
सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रति यूनिट वॉल्यूम में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जबकि आयतन बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या घट जाती है, जिस कारण विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। अब इसी प्रकार से आप लैम्डा ई और लैम्डा एम पर भी सांद्रता और आयतन दोनों के प्रभाव को अलग अलग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर लैम्डा ई के बारे में, सांद्रता बढ़ाने पर वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि सांद्रता इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तुल्यांक की चालकता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक फॉर्मूला और आपको याद दिला दूं, लैम्डा इक्वल टू था कापा इंटू वी। कापा इंटू वी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। वी, ये उल्टा वी हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू वी, यानी आयतन बढ़ाने पर वी का, लैम्डा का मान, सांद्रता जो चालकता है उसका मान बढ़ जाता है। तुल्यांक की चालकता हो चाहे मोलर चालकता हो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने इन दोनों चालकताओं का, बल्कि तीनों चालकताओं पर सांद्रता और आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसका सैद्धांतिक रूप पढ़ा। लेकिन अब इसको ग्राफिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब शब्द को ही टच करके देख सकते हैं कि हाँ वो टच होता है नहीं, और अगर वो टच हो गया तो आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।